लंबे समय तक गोल्ड के नेट खरीदार रहे केंद्रीय बैंक अब 10 महीने के बाद नेट बिकवाल बने हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मार्च के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 30 टन गोल्ड की बिकवाली की है। नेट बिकवाली का मतलब जो खरीदा उससे ज्यादा बेचा है। सबसे ज्यादा बिकवाली तुर्की और रूस के केंद्रीय बैंक ने की है। सर, 10 महीने बाद केंद्रीय बैंकों की गोल्ड की बिकवाली क्या संकेत है? क्या माना जाए इस बिकवाली से? ये सूचना बोनस पॉइंट के दर्शकों को पता होगी। हम लोगों ने मार्च में इस पर चर्चा की थी जब सोने में गिरावट आई थी, और उसी समय का ये संकेत था कि दो बैंक दुनिया के ऐसे हैं। रूस की आर्थिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी सैंक्शंस के कारण, और ये उस समय की स्थिति थी जब रूस के कच्चे तेल को अच्छी कीमतें नहीं मिल रही थी और टर्की की स्थिति खराब थी। इन दो बैंकों ने, जिन्होंने अपने ह्यूज रिजर्व जुटा रखे थे, उन्होंने बाजार में थोड़ी बिकवाली की है। लेकिन इसके साथ ही WGC की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक हैं, उनका बाइंग मोमेंटम लगातार जारी है। पोलैंड ने, ब्राजील ने, चाइना ने लगातार खरीदारी की है। तो ये एक तात्कालिक बिक्री बाजार में आई जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद कैश की लिक्विडिटी के चैलेंज के कारण थी। बल्कि माना जा रहा है कि कुछ मध्य पूर्व के बैंकों ने भी हल्की फुल्की बिकवाली बाजार में गोल्ड की है, प्रॉफिट बुक किया है। तो ये लेकिन ये माना जाए कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, बैंक्स बाहर निकल रहे हैं गोल्ड से, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि WGC की रिपोर्ट और तमाम और बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, गोल्ड में वापस उस तरीके की तेजी, उस तरीके का सपोर्ट आता दिखाई देगा। देश के गैर कृषि और गैर पंजीकृत कारोबार यानी अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में साल भर के भीतर करीब 75 लाख नए रोजगार जुड़े हैं। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों से पता चला कि जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान कुल 12 करोड़ 81 लाख रोजगार दर्ज किए गए। पहले ये 12 करोड़ 6 लाख के करीब थे। सरकार के आंकड़ों में यह भी बताया गया कि अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में जुड़े एंटरप्राइजेस का आंकड़ा साल भर में 7.34 करोड़ से बढ़कर 7.92 करोड़ पहुंच गया। सर, इन रोजगारों को लेकर सेक्टर और राज्यों की स्थिति कैसी है? ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं, और जो सुर्खी आपको दिख रही है तस्वीर उसकी लगभग उल्टी है भीतर, और उसे खोलकर समझना जरूरी है, क्योंकि ये भारत का अधिकांश रोजगार इसी इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, जिसको कि आप अच्छी अंग्रेजी में अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर कहते हैं। दरअसल ये इनफॉर्मल सेक्टर है जहां से आता है। आंकड़े बता रहे हैं कि जो जॉब का क्रिएशन था वो सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा हुआ, वहां 7% की ग्रोथ दिखाई दी। करीब 35 लाख नए रोजगार जो बने वो सेवाओं में आए, सर्विसेज में आए। इनफॉर्मल सेक्टर की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में सामान्य घरेलू सेवाओं से लेकर और रिपेयरिंग और डिलीवरी तक इस तरीके की सर्विस है। दूसरा हिस्सा ट्रेडिंग का था। ट्रेडिंग में करीब जो ग्रोथ दिखाई दी वो जॉब्स में दूसरे नंबर की बड़ी ग्रोथ थी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीजें थी। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इन उद्योगों का ओवरऑल GVA करीब 11% बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ उसकी आधी रही, उसकी कमजोर रही, जो इसकी सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। राज्यों के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादातर नए जॉब्स क्रिएट हुए इनफॉर्मल सेक्टर में। ये बताता है कि डेमोग्राफिकली ये इन राज्यों की ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिखाता है कि जो युवा आबादी है जिन राज्यों में, वहां पर जो रीजनल लेबर है उसके लिए वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये बाजार में जॉब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये आंकड़ों के आधार पर ये तस्वीर इसमें से बनती है। एक और सवाल सर, इन आंकड़ों में कोई विरोधाभास भी दिखता है क्या? कई सारे और महत्वपूर्ण हैं जिनको नोट करना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि जो एवरेज मजदूरी या एमोल्यूमेंट या वेतन कहें जो प्रति वर्कर था, वो केवल 3 से 4% बढ़ा 2025 में, यानी महंगाई की दर से नीचे रहा। तो रोजगार तो बढ़े पर उस हिसाब से वेतन या मजदूरियां नहीं बढ़ी। दूसरी चीज ये कि जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और आपने अगर वो अर्थम देखा होगा तो जिस पर हमने चर्चा की थी कि जो मिनिमम वेज है उसमें एक बड़ा गैप है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, हरियाणा में कुछ है। उसका असर भी वेतन पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी जो असंगति इसमें है, जिसे पकड़ना जरूरी है, और अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं, भविष्य में आप इन बाजारों में से आने वाली मांग को पढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इस सर्वे में जो सरकार का सर्वे है वो बताता है कि इन सारे उद्योगों में जिनको ये शामिल किया गया, वहां GVA करीब 11% बढ़ा, लेकिन वेजेस केवल 4% बढ़े। यानी कंपनियों ने अपने उत्पादन में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की और उस पर वैल्यू एड किया 11% का, पर उस हिसाब से केवल
लोगों का पैसा मजदूरी केवल 4% बढ़ाई गई। दूसरी चीज ये कि वो जो पूरी चर्चा 2017-18 के दौरान होती थी कि भारत में फॉर्मलाइजेशन हो रहा है जीएसटी के आने से, वैसा सब कुछ ऐसा नहीं हुआ। 90% वर्कफोर्स अभी भी इस आंकड़े के हिसाब से भारत की इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रही है। तो जितनी बातें फॉर्मलाइजेशन के बारे में या रोजगार के संगठित क्षेत्रों में आने के बारे में देखते हैं, वो सारी बातें सिर्फ नारे हैं, चर्चा है, क्योंकि ये जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, जो ताजे सर्वे में पता चल रहा है, इसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंजन है। तीसरी बात ये कि जो हेडलाइन रोजगार के आंकड़े आते हैं और जो वास्तविकता, उसमें बड़ा फर्क है। 2025 का जो पीएलएफएस आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको कहा जाता है, उसने बताया था कि 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट की दर है और 9.9% यूथ अनएम्प्लॉयड दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर ये बता रहा है कि मैक्सिमम वो यूथ जिसकी जो पढ़ा लिखा भी है, जिसके पास अच्छी शिक्षा भी है, वो भी इसी इनफॉर्मल सेक्टर में एब्जॉर्ब किया जा रहा है।